18 अगस्त से गर्दनीबाग में प्रोटेस्ट कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थी आज सीएम सम्राट चौधरी के आवास की तरफ कूच करने जा रहे हैं और आज दोपहर 12 बजे गर्दनीबाग में छात्रों की मीटिंग है और मीटिंग में सीएम आवास के घेराव को लेकर फैसला होगा। 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों की ओर से परीक्षा में कथित पेपर लीक की गड़बड़ी और आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन्हीं मांगों को लेकर छात्र पिछले कुछ दिनों से गर्दनीबाग धरना स्थल पर आंदोलन कर रहे हैं। इधर छात्रों के मार्च से पहले सोमवार शाम हुई मीटिंग में सरकार ने छात्रों की कुछ मांगों पर विचार करने का भरोसा दे दिया है, लेकिन आज छात्र बता रहे हैं कि 12 बजे वो सीएम आवास तक जाएंगे और अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करेंगे। अब पटना के गर्दनीबाग में अलग अलग संगठनों के छात्र अपनी जिन मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने, टीआरई यानी कि टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम 4 में सिंगल कराने और नेगेटिव मार्किंग हटाने जैसी मांग की जा रही, क्योंकि इसको 2 फेजेस में करना था, उसे कह रहे हैं कि 1 फेज में होना चाहिए। अब छात्रों की मांग है कि पिछले 2 साल से भर्ती नहीं हुई है, ऐसे में एकल परीक्षा करवाकर बैकलॉग क्लियर किया जाए। अब मोर्चा ने ललित कला, संगीत, नृत्य और कंप्यूटर साइंस समेत उन विषयों में सीटें बढ़ाने की मांग की है जहां उनके अनुसार पर्याप्त सीटें नहीं हैं। अब इसके अलावा बीएसएससी की इंटर और स्नातक स्तरीय परीक्षाओं, दरोगा भर्ती, एईडीओ समेत लंबित परीक्षाओं की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की गई है। अब इसके साथ ही छात्रों ने सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एग्जाम कैलेंडर जारी करने की भी मांग रख दी। तो एक लंबी फहरिस्त है जहां पर अलग अलग मांगों के साथ इस वक्त स्टूडेंट्स या अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम बिहार सरकार को, बड़े अधिकारियों को। पहले डीएम और एसपी के स्तर से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपकी मांग को हम सरकार तक पहुंचाएंगे और तुरंत हमारी बैठक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, सचिव हैं राजीव रोशन, धर्मेंद्र कुमार जो सेक्रेटरी हैं, और बीएसईबी के चेयरमैन एस त्यागराजन, और इसके अलावा आर सज्जन कुमार जो प्राथमिक शिक्षा के डायरेक्टर हैं, ये 4 बड़े अधिकारियों के साथ हमारे शिक्षा विभाग की बातचीत हुई है। बिल्कुल कंक्लूड करेंगे शिक्षा विभाग में। हमारी मांग स्पष्ट है कि टीआरई 4 में एकल पद्धति की जो परीक्षा है, जो मांग को लेकर लगातार छात्र धरने पर बैठे हैं, उस मांग को सरकार ने लगभग क्योंकि वो ऑन रिटेन जब तक नहीं आता है, क्योंकि हमारा कॉल प्रोटेस्ट को बुलाया गया था कल 25 अगस्त को, तो उन्होंने माना है कि एकल पद्धति परीक्षा और नेगेटिव मार्किंग हटे, इस पर लगभग सहमति उनके तरफ से एक पॉजिटिव वे में है कि ठीक बात है, ऐसा है तो हम उसको देख लेंगे, लेकिन हम इसको चाहते हैं कि आंदोलन को लेकर। दूसरा, लाइब्रेरी साइंस की बहाली को लेकर जो एलईटी है उसको लेकर उन्हें कहा 15 दिन के अंदर, यानी आगामी सितंबर 15 तक एलईटी का विज्ञापन जारी होगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पात्रता परीक्षा कराएगी। इसके अलावा हमारी कई मांगे थी, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा होता है, सीटें खाली रख दी जाती है, लोग एक जगह काउंसलिंग करा कर तमाम जगहों पर सीटें रहती है। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को उन्होंने माना है, स्वीकार किया है। संगीत और साहित्य के कई विषय हैं, उर्दू, बांग्ला, फारसी, उस पर सीट को बढ़ाने की बात है और सीट बढ़ेगी इसका, क्योंकि अभी हाल में ही 800 सीट शायद आज बढ़ा है। पटना के गर्दनीबाग में चल रहे प्रोटेस्ट को लेकर एक तरफ सरकार टेंशन में है तो विपक्ष इस आंदोलन का क्रेडिट लेने की कोशिश में जुटा है। छात्रों के प्रोटेस्ट के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे तो वहीं पर सीएम हाउस घेराव के एक दिन यानी कि कल शाम को तेजस्वी यादव भी गर्दनीबाग पहुंचकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। छात्रों से मुलाकात की उन्होंने और सरकार पर हमला भी बोला। जो इनकी जो मांगे हैं, विक्रेता जितने हैं, इन सब की मांगे जो है जायज है, पूरा करना चाहिए सरकार को। निकम्मी सरकार है, उसको हटाना जरूरी है। देखिए लोगों की क्या मांग है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, लोग यही चाहते हैं ना, समय पे परीक्षा होनी चाहिए। तो सरकार को ये करने में दिक्कत क्यों हो रही है, होना ही नहीं चाहिए। अब पटना में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को लेकर बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर राजेश कुमार को एक विवादित बयान देना महंगा पड़ गया है। छात्रों के साथ तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे पर एग्जाम कंट्रोलर से माफी की मांग की है। मामला ने तूल पकड़ा तो एग्जाम कंट्रोलर ने माफी मांग ली है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बीपीएससी एग्जाम कंट्रोलर के बयान से नाराज छात्रों की खबर है कि वो सीएम हाउस तक जब पहुंच चुकी है, उन्होंने जो कहा था, सीएम सम्राट चौधरी ने बड़बोले ऑफिसर पर फौरन एक्शन लेते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया है। बड़ी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके आरोपों में कुछ तथ्य है तो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं। ये तो 70th के पीटी वाला हाल है कि हाँ सबूत है, कोर्ट में जाके सब धराशायी हो गए। नहीं, ये आयोग का काम नहीं है। सुनिए प्रीतम जी,
एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। आयोग का ही काम सर नहीं है। पारदर्शिता के साथ मेरा काम करना है, अगर कहीं गड़बड़ी है तो सर फोरम खुला हुआ है। तो हम ही लोग को ना बोला गया, तो हम ही लोग ना उनको वोट देकर जितवाते हैं। कुत्ते ही ना, कुत्ता ही वोट से मुख्यमंत्री बने हैं। मिथिलेश तिवारी जो शिक्षा मंत्री है, वो शिक्षा मंत्री कुत्ते की वोट से बने हुए हैं। शिक्षा मंत्री से संभल नहीं रहा, उनको बोलने का कुछ बोलते हैं कुछ। हम ही लोग वोट देते तभी ना वहाँ पे गए हैं, वो कुत्ता ही वोट देता है तभी ना वहाँ पे गए हैं। बीपीएससी के अधिकारियों ने बच्चों को कहा कुत्ता भौंके हजार, हाथी चले बाजार। अब ये सोचने की बात है कि सबसे पहले ये पीटी मेंस की बात कहां से आती है। पीटी मेंस की बात वहां से आती है जब एईडीओ का पेपर लीक इन लोगों से संभला नहीं। अपना चिप्पी ये लोग साट नहीं सकते हैं, अपना भ्रष्टाचार का रास्ता ये लोग बंद नहीं कर सकते हैं, अपने बीपीएससी के अंदर के आयोग के लोगों को जांच नहीं करा सकते हैं। तो 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर जबरदस्ती ये लोग थोप रहे हैं। अजीत जी, दो चीज़ें देखिए इसमें। जो बीपीएससी एग्जाम कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह हैं, वो दो चीज़ें कहते हैं। एक कहते हैं कि क्या आप लोग कोर्ट जाओगे, फिर दूसरा उन्होंने ये कहावत बोल दी हाथी। तो कहीं ना कहीं सरकार संवेदनशील अगर है तो ऐसे अधिकारी क्यों संवेदनशील नहीं हो सकते हैं? तुरंत उन अधिकारी को सस्पेंड करके सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। और वो एकदम बिना मतलब का और आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट उसका वो बयान था उनका, उसका कोई मतलब नहीं था, कोई एकदम आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट था। दूसरी बात ये भी कि आप कोर्ट क्यों नहीं चले जाते, सबूत है। ये भी बेहुदा बयान है कि कोर्ट चले जाए, सारा आदमी कोर्ट चला जाए। सरकार से अगर बच्चे अपील कर रहे हैं, कोई मांग कर रहे हैं, तो उसको सुनिए आप, और उसमें जो लॉजिकल मांगे हैं उनको मानिए। देखिए, इस बच्चों के आंदोलन में, छात्रों के आंदोलन में की जो मांगे हैं उनके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो ऐसा है जो पॉलिसी डिसीजन से जुड़ा हुआ है, वो हम आप और या कोई दूसरा आदमी मांग नहीं कर सकता। जिस तरीके से नेगेटिव मार्किंग, जैसे 2 बार पेपर होना, ये पॉलिसी डिसीजन। हाँ, और ये भी कि आप सीटें बढ़ाइए या सीटें खाली है। ये देखिए, सरकार अपने रेवेन्यू सिस्टम, अपने जरूरत, उसके हिसाब से सीटें बढ़ाती हैं। नौकरियां घटती जा रही हैं, इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करिएगा आपकी आज का टेक्नोलॉजी के कारण, एआई के कारण अगर नौकरियां कम हो रही हैं तो जितनी पहले बहाली होती थी उतनी ही हमेशा नहीं हो सकती। तो अगर सरकार कहीं बहाली नहीं कर रही है, कहीं सीटें कम हो गई हैं, तो आप सरकार को इसके लिए बाध्य करिएगा सड़क पर उतर के कि सीटें बढ़ाइए। ये एक थोड़ा मतलब आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ये चीज है, ये नहीं होना चाहिए कि आप इसके लिए मांग मत करिए। आप ये जैसे दूसरा कि अब टीआरई की परीक्षा आप कह रहे थे कि टीआरई 4 का जारी करिए, जारी हो गया। बता रहे हैं कि 2 फेज में नहीं, एक फेज कर दीजिए। 2 फेज में ही होना चाहिए एग्जाम। जब अगर आप वास्तविक टैलेंट की परीक्षा लेना चाहते हैं, आप ये कहिए कि कैलेंडर बना करके परीक्षा जल्दी कर लीजिए। परीक्षा का कैलेंडर बनाने की मांग ठीक है, लेकिन ये अच्छा एक फेज में होने पर इन्हीं बच्चों को परेशानी होती है। एक फेज में सीधे बहाली होने का मतलब है कि आप एक बार भी पेपर कहीं लीक हो गया एक भी सेंटर पर, तो फिर वापस सारा प्रक्रिया शुरू करिए। 2 फेजेज में होते हैं। पहला अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें कहीं कोई लीक नहीं करता है, 2 फेजेज में होगा तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसमें लीक करने का कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। तो 2 फेजेज में इलेक्शन जो है उसमें पारदर्शिता रहती है, साफ सुथरा एग्जाम होता है, टैलेंट की परीक्षा होती है। आप ये जरूर कहिए सरकार से कि आप टाइमली करा लीजिए, कैलेंडर जारी करके करा लीजिए। देखिए, जो अजीत जी ने बात करी, ये मैं कई समय से कह रहा हूँ, जितने भी पेपर एक बार में होते हैं उसके लीक होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। उसके लिए एक शब्द होता है 1 and done, मतलब एक एग्जाम दिया और आपके बारे नारे हो गए। नीट का एग्जाम की लीक होने की प्रोबेबिलिटी इसलिए होती है, आईटी का नहीं होता है क्योंकि आईटी 2 फेज में होता है, यूपीएससी तो 3 फेज में होता है। तो जब भी 3 फेज में होगा तो मैं एक बार में लीक करा के पैसे दे भी दूं, दूसरी बार में लीक नहीं करवा पाऊं तो क्या होगा, तीसरी बार कराऊं तो क्या होगा। ये छोटी सी बात तो फिर जो एनटीए वाले उनको समझ में नहीं आ रही थी क्या? नीट तो 2 बार में नहीं हो सकता। दूसरा तरीका है उसका, तो ये सीबीटी करा लें हम उसको। कंप्यूटर बेस्ड, जितने भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसमें कुछ और दिक्कतें आ सकती हैं, कंप्यूटर हैंग हो गया, कीबोर्ड नहीं चला, लेकिन उसमें लीक होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट। लेकिन अब जो छात्रों का ये पूरा का पूरा देख रहे हैं आंदोलन, झारखंड दिल्ली से शुरुआत हुई, फिर झारखंड पहुंचा, फिर हम देख रहे हैं कि अब पटना में, बिहार में भी हो रहा है, अब लखनऊ में भी छात्र सड़कों पर आ गए हैं। अब उनकी क्या मांगे आपको बताते हैं। अब बड़ी खबर यह है कि लखनऊ में यूपीएसएससी भर्ती में वेटिंग लिस्ट की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के घर का घेराव किया है। दिलचस्प बात तो यह है कि ब्रजेश पाठक ने घर से निकलकर प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात की, उन्हें मदद देने का भरोसा दिया। डिप्टी सीएम ने छात्रों के सामने ही आयोग के अध्यक्ष से फोन पर बात की। भर्ती में वेटिंग लिस्ट और कैंडिडेट विड्रॉल की मांग को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के अलग अलग स्तरों पर अपनी बात रख रहे हैं। छात्रों का दावा है कि वो सरकार के प्रतिनिधियों और अधिकारियों से मुलाकात कर चुके हैं और ज्ञापन देकर वेटिंग लिस्ट की व्यवस्था लागू करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है।
लखनऊ में आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास के बाहर यूपी SSSC के जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने आवास का घेराव किया है, जिसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद सबसे मिलने के लिए देखिए यहाँ पर बाहर निकले हुए हैं। लाइब्रेरियन की जो भर्ती नहीं हो रही है पिछले काफ़ी लंबे समय से, उन अभ्यर्थियों से भी मुलाकात की है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। सबकी समस्याएं सुनी हैं, सबकी परेशानी सुनी है। और ये देखिए, अगर तालियों की गर्जना यहाँ पर हो रही है, तालियां यहाँ पर बजाई जा रही हैं, जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ब्रजेश पाठक जिस तरीके से लखनऊ में रहते हैं, छात्रों से, अभ्यर्थियों से, आम जन से मुलाकात करते हैं और उसके बाद अगर यहाँ पर ताली बजाई जाती है, सबसे मुलाकात की जाती है, तो निश्चित तौर पर स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड भी नजर आ रहे हैं। बातचीत की है डिप्टी सीएम से, कुछ सेटिस्फैक्शन मिला है आप लोगों को? जी, पिछली बार भी हम लोग आए थे तो इन्होंने उप मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था, तो हम लोग आयोग पे गए, लेकिन आयोग जो है हम लोग की बात को मानने से इनकार कर दिया। अभ्यर्थियों से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इंडिया टीवी से कहा कि उनकी सरकार छात्रों के हित को लेकर पूरी तरह से कमिटेड है। वो खुद छात्र नेता रहे हैं, छात्र के हित को हर हाल में पूरा किया जाएगा। अभ्यर्थी सेटिस्फाइड हैं आपसे मिलकर? दरअसल क्या है कि ये सब अपने बच्चे हैं और मैं चूंकि छात्र राजनीति से निकल के आया हूँ, मैं समझता हूँ छात्रों की कैसे समस्याएं हैं, क्या उनका हल है। एक युवा जब अपने घर से पढ़ने निकलता है, तैयार ग्रेजुएशन कर लेता है, तो उसको महसूस होता है कि हम करें क्या। उसको रोजगार दिलाना, उसको उसकी मेधा के आधार पर, उसके विद्य विवेक कौशल के आधार पर सरकारी सेवाओं में लेना, यह हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। हमने अधिकारियों से बात किया है और सभी बच्चों को उनकी मेहनत और उनकी मेधा के अनुरूप सरकारी सेवाओं में और ODOP में, निजी रोजगार में भी हम जोड़ रहे हैं। आयोग में भी बात करेंगे सर, अलग से आपने किया? मैंने आयोग में अभी बात किया अध्यक्ष से कि बच्चों को सुनो, अभी 1 बजे इनका समय भी तय करा दिया है। शांतनु जी, ये अप्रोच है एक मंत्री का, एक सरकार का, जो छात्रों से के बात करता है, उनकी समस्या को समझ भी जाता है, उसका हल भी निकालने की पूरी कोशिश करता है। क्या यही अप्रोच हर जगह पे चाहिए? मेरे ख्याल से जितने हमने बड़े आंदोलन देखे, मैं अभी भी जो CJP वाला आंदोलन है उसको मैं छात्रों का आंदोलन नहीं मानता। मुझे उसमें एक भी व्यक्ति नहीं देखा जिसने नीट की परीक्षा लिखी हो। लेकिन जो आपने झारखंड का दिखाया, जो आपने बिहार का दिखाया, जो आपने लखनऊ को दिखाया, वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने दिया है, उनके पास हॉल टिकट है कि उनकी अपनी समस्या, उनको समस्या की टेक्निकलिटी भी पता है। और मेरे ख्याल से ये एक मॉडल अप्रोच है। जो मंत्री है वो बाहर आए, बात करे, भाई वो आपको मारने पीटने नहीं आए, बात करे, उनकी समस्या समझे, अपने अधिकारी से बिठाए और उसको टेलीकास्ट भी कर दे। बल्कि ये 5 मांगे थी और इसका ये सोल्यूशन हो सकता है। और उसमें कई बार कुछ छात्रों की मांगे, जैसे अजीत जी ने कहा, कई बार जेन्युइन नहीं भी होती हैं। वो कहते हैं सीटें बढ़ा दो, सीटें नहीं बढ़ा पाएंगे वो, या उसके लिए इकोनॉमिक रिपरकशन भी है एक, या फिर एग्जाम को ऐसा कर दो, 1 टाइम कर दो, 2 टाइम कर दो, तो वो भी क्लियर हो जाएगा कि ये आपकी इस तरह की मांगे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक मॉडल अप्रोच है जो होनी चाहिए हर जगह, जहां पे भी छात्र लोन देखिए बहुत सारे बढ़ेंगे, क्योंकि अब फैशन भी बन जाएगा छात्र लोन करना। अजीत जी, जिस तरह से यहाँ पर देख रहे हैं कि हर जगह पे एक जो कुछ ना कुछ अभ्यर्थियों की समस्या होती है, यहाँ पर तो वेटिंग लिस्ट जोड़ने की बात कर रहे हैं कि यानी कि जो एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, जिनका अभी तक नहीं हुआ है रिक्रूटमेंट है, कई परीक्षाओं में, UPSC की परीक्षा में भी है, फाइनल रिजल्ट में एक वेटिंग लिस्ट जारी होती है। क्या करें वो लोग? भाई वेटिंग लिस्ट जारी होने का मतलब है कि कई बार जिस कैंडिडेचर विड्रॉल की बात हो रही है, कई लोग विड्रॉ कर लेते हैं, कई लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, तो उनको एलिवेट करके उनको, जैसे वेटिंग लिस्ट ट्रेन में होता है कि टिकटें कैंसिल होती गई तो दूसरा आदमी आ गया, उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट हो जाए। हाँ, तो उसको भी ये भी एक चाह रहे होंगे, चूंकि उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि वेटिंग लिस्ट नहीं है और कई लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो फिर वो सीटें खाली रह जाती हैं। जो बिहार में भी शिकायत कर रहे थे बच्चे की, बहुत सारी सीटें, ये भी कहा, छात्र ये भी कहते हैं कि जानबूझ करके सीटें खाली रख दी जाती हैं और फिर बैकडोर से वहां बहाली कर ली जाती है। तो ये सब चीजें मान लीजिए पारदर्शिता लाने की मांग कर रहे हैं छात्र, और सीधा मंत्री ने आकर के बात किया, ये अच्छी बात है। आपके डरना क्या है, आपके बच्चे हैं जो इन्होंने कहा कि ये अच्छा, मैक्सिमम लीडर्स आप देखिएगा छात्र आंदोलन से निकले हुए हैं, तो जाकर के सीधे बात करिए, छात्रों की समस्या सुनिए और जो समाधान कर सकते हैं सो करिए। इससे उनका भरोसा बनेगा जब आप ये कहेंगे कि भाई बेटे तुम्हारी ये मांग जेन्युइन नहीं है। चलिए, ये अप्रोच हम तो चाह रहे हैं कि छोटा सा उदाहरण देता हूँ, CUET जैसे DU की जो काउंसलिंग होती थी आज से 5 साल पहले और आज की काउंसलिंग में जमीन आसमान का फर्क है। आपको अपनी प्रेफरेंस देनी होती है, ऑनलाइन CUET का एग्जाम होता है, उस प्रेफरेंस के हिसाब से ऑटोमेटिक एलोकेशन हो जाता है। एक ग्रेजुअल मुझे लगता है कि वेटिंग प्रोसेस लिस्ट आती है, फिर हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप इसको बहुत अच्छे से। देखिए शांतनु जी, ये तो ग्रेजुअल प्रोसेस है ना, कि हमने जिस तरह से एग्जाम दिए उसमें बहुत बदल गया, तो वक्त के साथ जैसे चीजें बदलती हैं, जरूरतें बदलती हैं, उसी तरह से बदलती रहती हैं। लेकिन जरूरी है कि संवाद जो हमने लखनऊ में देखा, अब झारखंड में क्यों यह संवाद नहीं हो पा रहा है? क्योंकि वहां पर जिस तरह से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, अब झारखंड, बिहार, उसके बाद नंबर आ रहा है एक बार फिर से कॉकरोचेस का। अब एक बार फिर से कॉकरोच जनता पार्टी तैयारी कर रही है कि वो दिल्ली में मार्च निकालेंगे और उन्होंने तारीख भी तय कर ली है, 5 सितंबर, यानी कि टीचर्स डे।
तो 5 सितंबर 2026 को इंडिया गेट से लेकर दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक ये मार्च निकाला जाएगा। सीजेपी का दावा है कि प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण होगा। सीजेपी का आरोप है कि सरकार ने 25 जुलाई को युवाओं से जो वादे किए थे उसमें 1 महीने बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इसी वजह से युवाओं को दोबारा लोकतांत्रिक तरीके से सड़क पर उतरना होगा। और उनका कहना है कि जो 25 जुलाई को जो वादा किया गया था सरकार की ओर से, वो वादा पूरा नहीं किया गया, इसलिए 5 तारीख का वक्त तय किया गया है। अजीत जी, 5 तारीख को एक बार क्या फिर से हम उसी तरह का माहौल देखेंगे, या इस बार आपको लग रहा है कि मुद्दा और साथ ही साथ जो सपोर्ट है उसमें कुछ बदलाव आप देख रहे हैं? देखिए, एक तो उस तरह का तो माहौल कभी नहीं बनेगा। आप 20 जुलाई को जो संसद का मार्च था वो लगातार पिछले महीने मतलब 20 जून से चल रहे आंदोलन की एक परिणति के तौर पर था। लोग वहां 20 जून से जमा हुए थे। सोनम वांगचुक के आंदोलन के बाद उनको वहां से हटाए जाने के बाद उसमें और तेजी आई थी, तो बड़ी संख्या में लोग जंतर मंतर पर इकट्ठा थे, इसलिए संसद मार्च में उतनी भीड़ जुट गई। अब उस तरह का आप एक दिन कॉल करके और उस दिन आप उतनी एक तो भीड़ नहीं जुटा सकते हैं, वैसा आप इंथुजियाज्म नहीं छात्रों में पैदा कर सकते हैं। जो आपकी मुख्य मांग थी, जिस मांग को लेकर के आपने आंदोलन शुरू किया था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, वो हो चुका है। बाकी 2 मांगे भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें यह समझना होगा तमाम लोगों को कि टेक्निकलिटीज हैं। आप भारत का संविधान सबसे अगर समानता की बात करता है तो एक लिस्ट आ गई कि पिछले इतने वर्षों में नीट परीक्षा देने वाले 125 छात्रों ने सुसाइड किया है, तो सिर्फ 25 छात्रों को ही कैसे मुआवजा मिलेगा, पहले वालों को क्यों नहीं मिलेगा? ये कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। तो सरकार अगर उसमें कोई रास्ता निकाल रही है कि इस बात को कैसे एड्रेस करेगी, कोर्ट से चैलेंज नहीं हो, तो इस बात का सम्मान करना चाहिए। इसी तरह से मुकदमे वापस लेने के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से अगर सरकार कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है, ताकि ऐसा ना हो कि सरकार आज हटा दे और फिर कोर्ट कहे कि नहीं आप कैसे हटा सकते हैं, इसमें मुकदमा चले, तो फिर तो समस्या हो जाएगी। जैसे झारखंड में हुआ, सरकार ने कहा कि हम परीक्षा कैंसिल कर रहे हैं और हाई कोर्ट ने कहा कि परीक्षा नहीं कैंसिल कर सकते हैं, आप वहां उसने रोक लगा दिया। तो ऐसा ना हो, इसलिए हमको लगता है कि सरकार कोई न कोई बातचीत, दोनों मामलों में मुआवजा देने वाली बात और मुकदमा वापस करने की बात पर सरकार बात कर रही है। तो इन लोगों को, जो सीजेपी के लोग हैं, अभिजीत दीपके, आशुतोष सरांका, सौरभ दास, रत्ना सिंह, इन सब लोगों को सरकार से अप्रोच करना चाहिए। आप पहले सरकार से अप्रोच करके समझिए कि सरकार क्या कर रही है और किस वजह से देरी हो रही है। अगर सरकार की बात से आप संतुष्ट नहीं हो तब आप आंदोलन के लिए जाएं, ये तरीका है। आप अभी पता नहीं लोगों ने अप्रोच किया या नहीं, सरकार ने इनसे क्या कहा ये नहीं। अभी तक दिल्ली पुलिस का तो बयान अभी तक कुछ आया नहीं कि उनके पास जितना बयान दिया गया कि दिल्ली पुलिस को अभी तक इस मार्च के लिए कोई भी परमिशन मांगने के लिए चिट्ठी नहीं दी गई है, और ना ही दिल्ली पुलिस इस तरह के किसी मार्च के लिए अगर कोई इजाजत देगी, क्योंकि आप सोचिए कहां से इंडिया गेट से वो मार्च करने की बात करें दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक। लेकिन इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक मुद्दे पर फैसला आया है। स्कूल में यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनकर प्रवेश की अनुमति मांगने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने कहा कि अलग अलग हाई कोर्ट की भी यही राय रही है कि हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, अब इसके बिना वो अपने धर्म से बाहर हो जाए। याचिकाकर्ता ने क्लास 11th में दाखिला लेते समय यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगी थी। छात्रा का तो कहना था कि वो कक्षा 6 से लेकर 10 तक इसी स्कूल में हिजाब पहनकर पढ़ती रही है, इसलिए उसे आगे भी इसकी छूट मिलनी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि स्कूलों में एक समान यूनिफॉर्म लागू करने का मुख्य उद्देश्य छात्रों के बीच सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अंतर को मिटाकर एक धर्मनिरपेक्ष, सुरक्षित और अनुशासित माहौल तैयार करना है। तो ये कोर्ट की ओर से कहा गया। शांतनु जी, ये बीच बीच में क्यों ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि इस तरह की याचिकाएं दी जाती हैं? कहीं ना कहीं ये ऐसा लगता है कि कोशिश ये हो रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें लाई जाएं, और ख़ास तौर पे आप सोचिए कि सेकेंडरी एजुकेशन के लेवल पर अगर लाई जाती हैं तो आगे चल के आप सोच सकते हैं कि उनके ऊपर छोड़ दीजिए ना, जब वो 18 साल के होंगे तय करेंगे उनको क्या करना है। तब तक तो ये हो सकता है कि ना सबके लिए समान एक ही यूनिफॉर्म हो। देखो, और इसमें जैसे आपने कहा कि ऐसा नहीं था कि उस लड़की को मना किया गया, वो खुद गई, लड़की है उसका परिवार खुद गया परमिशन मांगने के लिए कि मैं अभी तक पहनती आ रही, मैं आगे पहन सकती हूँ। अब कोर्ट का उस पर वर्डिक्ट आ गया, तो अब वो पहन भी पा रही होगी तो शायद ना पहन पाए, क्योंकि अब उस पर कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया कि भाई सबको समान ड्रेस होनी चाहिए। जैसा आपने कहा 18 साल की उम्र के बाद अब अपने आप तय कर सकते हैं कि आप जैसा आप जीवन बिताना चाहें, आप जिस तरह से अपना हेडगियर पहनना चाहें पहन सकते हैं। तो क्योंकि कॉलेजेस में तो इस तरह की कोई मनाही होती नहीं है, कॉलेज में से कोई मनाही नहीं होती। और आपको दिखते हैं, आप कॉलेज में जाते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, राहुल गांधी के स्टेज पे एक बेटी थी जो हिजाब पहन की थी। चलिए, उससे बड़ी समस्या है वो है हर घर घर की कहानी, क्योंकि हम बात करेंगे प्याज की, क्योंकि प्याज की कीमतें आसमान छू रही है। चीनी के बाद अब आम जनता को प्याज की कीमतों ने रुलाना शुरू कर दिया है। रिटेल मार्केट में 1 किलो प्याज की कीमत अब 60 से 65 रुपए तक पहुंच गई है। अब महीने भर में प्याज की कीमतों में करीब
5% का इजाफा हुआ है। प्याज की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार की तरफ से बयान आया है। केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि देश भर में प्याज की कोई कमी नहीं है। सरकार इस समय प्याज की आपूर्ति बढ़ाने पर जोर दे रही है। संकट दूर करने के लिए कांदा एक्सप्रेस को रवाना कर दिया गया है। चेन्नई, मदुरै, दिल्ली, एर्नाकुलम, गुवाहाटी बफर स्टॉक भेज दिया गया। अब सोचिए कि हमने 5 शहरों का नाम क्यों लिया, क्योंकि ये सबसे ज्यादा खपत वाले शहर है जहां पर प्याज की जरूरत होती है। अब जरूरत के हिसाब से दूसरे शहरों में भी बफर स्टॉक भेजा जाएगा। बफर स्टॉक का प्याज लोगों को करीब 35 रुपए किलो पर मिल जाएगा। अब सरकार का मानना है कि जमाखोरी के चलते कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम बात कर रहे हैं कांदा एक्सप्रेस, तो कांदा एक्सप्रेस के जरिए 2025-26 में अब तक 88,000 मीट्रिक टन प्याज 16 शहरों में भेजा जा चुका है। अब इससे अगर बात करें पिछले साल कितना भेजा गया था, तब भी करीब 12,000 मीट्रिक टन 5 शहरों में भेजा गया था। और 5 शहर एक बार फिर से आपको बता दूं सबसे मुख्य हैं चेन्नई, मदुरै, दिल्ली, कोच्चि और गुवाहाटी, जहां पर जो प्याज की सबसे ज्यादा खपत होती है। करीब 307.37 लाख मीट्रिक टन प्याज की उत्पादन सर हो रही है। उसके बावजूद कैसे हो सकता है कि अजीत जी प्याज की कमी हो जाए? नहीं, देखिए सरकार ने खुद ही कहा कि एक तो जमाखोरी है। इस समय बरसात के मौसम में हम आप हर साल देखेंगे ये मौसमी समस्या है। ये कोई ऐसा नहीं कि इसमें कोई स्ट्रक्चरल या फंडामेंटल कोई चीज गड़बड़ हो गई है। इस बरसात के मौसम में हमेशा कीमतें बढ़ती हैं और अक्टूबर आते आते जब नया प्याज बाजार में आता है तो कीमतें कंट्रोल हो जाती हैं। ये बात बहुत समझने वाली है। हाँ, तो यही समस्या है, मौसमी समस्या है ये। और इस समय जो जमाखोर लोग हैं वो जमा कर लेते हैं और धीरे धीरे स्टॉक निकालते हैं ताकि कमाई ज्यादा कर सकें। देखिए अप्रैल तक की फसल है, उस फसल से चल करके निकली, लोगों ने खरीदा, कुछ लोगों ने जमा कर लिया। अब सरकार इस पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि आप होर्डर्स को कंट्रोल करिए, आप होर्डिंग मत होने दीजिए। और भारत सरकार अपने लेवल पर जो कर रही है वो तो कर ही रही है कि ट्रेन चला करके प्याज भेजा जा रहा है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी जो सिविक बॉडीज हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है कि लोग जमाखोरी न करें, लोग मार्केट में प्याज निकालें। 1 महीने ही बरसात खत्म होते ही फिर नया प्याज आ जाएगा बाजार में, कीमत कंट्रोल हो जाएगी। चलिए अच्छी बात है। फिलहाल तो प्याज भारत में इतना है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो कांदा एक्सप्रेस बहुत ही जल्द आपके इलाकों में भी पहुंच रहा है, जिससे कि आपको 35 रुपए किलो प्याज मिलना शुरू हो जाएगा। बहरहाल आगे बात करते हैं। देश के लिए बहुत जरूरी जो सबसे मुद्दा है वो है कि चीन के साथ हम अपने विवाद को सुलझाना चाहते हैं। और मुद्दा है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है सीमा का। देश के NSA अजीत डोभाल 2 दिन के दौरे पर चीन की राजधानी बीजिंग में पहुंच गए हैं। आज अजीत डोभाल का दौरे का दूसरा दिन है। आज चीन के विदेश मंत्री वांग यी से उनकी मुलाकात होने जा रही है। भारत ने अजीत डोभाल को और चीन ने वांग यी दोनों ही देशों के बीच विवादित मुद्दों पर बात करने के लिए विशेष प्रतिनिधि बनाया है। डोभाल ये चीनी दौरा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है उनका क्योंकि दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स समिट का न्योता चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी भेजा गया है। हालांकि अभी तक चीन से यह क्लियर नहीं हुआ है कि शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। माना जा रहा है कि ब्रिक्स समिट से पहले सीमा विवाद के मसले पर अजीत डोभाल ग्राउंड वर्क करेंगे। सीमा विवाद पर चीन के नेताओं के साथ अजीत डोभाल की 25वीं दौर की बातचीत होगी। अक्टूबर 2024 में दोनों देशों के बीच डोकलाम में जो डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट हुआ था, अजीत डोभाल और वांग यी उस समझौते की समीक्षा करेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और चीन एक दूसरे के पड़ोसी रणनीतिक साझेदार हैं, इसलिए उन्हें पूरा भरोसा है कि दोनों देशों के बीच ये बातचीत के जरिए मसला सुलझा लिया जाएगा। 中印边界问题特别代表会晤是两国边界谈判的主要渠道，也是双方就各自关心的问题沟通的重要平台。去年8月，双方成功举行中印边界问题特别代表第24次会晤，就中印边界问题坦诚深入交换意见，达成多项共识。此次特代会晤，双方将按照两国领导人共识精神，继续就边界问题深入沟通，共同维护边境地区的和平与安宁。双方还将就双边关系和国际地区问题交换意见。 शांतनु जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 इस वक्त अहम दौरे हो रहे हैं। एक हो गया कि जयशंकर हैं रशिया में, जहां पुतिन से मुलाकात हो रही है, सीधे पुतिन से मिले, पुतिन से मिले, और यहाँ पर अजीत डोभाल गए हैं। जाहिर सी बात है कि दोनों नेताओं को न्योता दिया जा रहा है कि वो भारत आएंगे ब्रिक्स के लिए। SCO में भी मुलाकात हो सकती है, लेकिन भारत को तो पता है कि अजीत डोभाल जाएंगे, तो उससे पहले अरुणाचल में कई सारे जगहों का नाम भारत ने अपने हिसाब से रख लिया। क्या ये एक प्रैक्टिस थी जाने से पहले कि एक दबाव भी उनकी तरफ भी बनाया जाए ताकि जो हल हो जाए मसला? क्योंकि यही एक मुझे लगता है मसला है जिसकी वजह से भारत और चीन साथ नहीं आ पा रहे कई जगहों पर। मेरे ख्याल से ये नहीं, कई मसले हैं। किस तरह से भारत ने बहुत सारी चाइनीज़ ऐप्स को बंद किया जिस पे ऐसा लगता था वो स्नूपिंग कर रही हैं।
बहुत सारी हुआई जैसी कंपनियों को टेंडर में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया गया, जिससे लगा वो टेलीकॉम में आपकी स्नूपिंग कर सकती है। और वो चीन और भारत को पता है, उनकी कुछ स्टेटेड पोजीशंस हैं, एक पब्लिक पोस्चरिंग अलग है। तो चीन के साथ आपको डिफेंस लाइन पे सिक्योरिटी भी करनी पड़ेगी, साथ में एंगेजमेंट भी करनी पड़ेगी। चीन एक मुश्किल देश है, वो सबके साथ बहुत जोर की डिप्लोमेसी करता है, तो साथ में आपको अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन भी देखनी पड़ेगी, साथ में उसके साथ एंगेज भी करना पड़ेगा। लेकिन ये अच्छा देखने के लिए कि हम यहाँ पे अपनी सीमा सिक्योरिटी भी देख रहे हैं और रशिया के साथ साथ में एनर्जी सिक्योरिटी भी साथ में देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अच्छा दृश्य आता है भारत की दोनों तरह की सिक्योरिटी के लिए इस समय जो आ रहा है। तो उम्मीद हम ये करते हैं कि भारत और चीन के बीच जो ये विवाद है, जो बॉर्डर का मुद्दा, ये सुलझ जाएगा। लेकिन चीन जिस तरह की हरकतें करता है, या चीन की जिस तरह की मंशा है और जिस तरह से वो भारत को देखता है, वो भारत को कभी भी उभरते हुए एक पावर के तौर पे नहीं देख सकता है। तो इसलिए वो चाहेगा कि कोई ना कोई एक ऐसा मसला रहे भारत के साथ, जिससे कि वो लगातार भारत को परेशान करता रहे और अपने आयरन फ्रेंड यानी कि पाकिस्तान को मदद भी करता रहे इन सब चीज़ों में। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी, शांतनु जी आपका।